हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 9th चैप्टर क्षेत्रमिति इसकी प्रश्नावली 9.1 करेंगे। जो नई बुक है उसके हिसाब से ये प्रश्नावली 9.1 है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो शायद प्रश्नावली की संख्या कुछ और होगी। इस प्रश्नावली में टोटल 11 प्रश्न हैं। सभी को बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है, एक्सप्लेन किया है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं मैंने वो भी आपको डिटेल में क्वेश्चन के साथ ही समझाए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न है, एक मेज़ के ऊपरी सतह का आकार समलंब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मेज़ है और इसका आकार समलंब है। देखो समलंब आकृति क्या होती है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो इसमें ये समांतर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। तो इनको हम समांतर भुजाएं कहते हैं और ये दिया है कि ये 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तो इनकी बीच की दूरी ये है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो मैं आपको क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताता हूं। समलंब का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा, अब ध्यान से सुनिए, जो समांतर भुजाएं हैं उनको पहले जोड़ना है, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी ये होती है, इनके बीच की दूरी ये है, यानी यहां पे क्या कहेंगे, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये फॉर्मूला है। अब एक और बात सुनिए, आपने देखा होगा ये फॉर्मूला कि हमारे पास अगर समांतर भुजाएं ए और बी हों और इनके बीच की दूरी को हम एच से रिप्रेजेंट करें तो इसका एरिया का यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से फॉर्मूला याद रखते हैं, लेकिन ये मेरा आपको सुझाव है कि आप फॉर्मूला हमेशा इस तरह से याद रखिए, आप कभी इसमें गलती नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला किस तरह से याद रखेंगे आप कि हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये है समांतर भुजाओं का योग और ये है उनके बीच की दूरी। इसको कुछ लोग ऊंचाई भी कहते हैं, एच मतलब हाइट, कुछ ऊंचाई भी कहते हैं, और वैसे ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये बेस्ट है। आप इस तरह से इसको याद करना और इस तरह से लिखना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। हाफ समांतर भुजाओं का योग क्या है, तो समांतर भुजाएं एक तो 1 है, दूसरा 1.2 है ये, और उनके बीच की दूरी भी क्वेश्चन में दी है। बस यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, मतलब वैल्यू पुट कर चुके हैं, अब हमें हल करना है। तो ये हुआ गुणा 0.8 और ये कटेगा तो ये होगा 1.1, 11 8 88, 0.88 और ये मीटर वर्ग है क्योंकि सब चीज़ें मीटर में है यहाँ पे, तो मीटर वर्ग आएगा क्षेत्रफल की यूनिट। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब का क्षेत्रफल ये है और ऊंचाई दी है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई ये है, दूसरी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें विपरीत भुजाओं को एक युग्म समांतर होता है। अब इसमें समांतर भुजाएं एक, जब हम इसको ए और इसको बी ले लें और इनके बीच की दूरी एच है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा उनकी बीच की दूरी, यानी ऊंचाई भी हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में जो जानकारी है उसे लिखते हैं। सबसे पहले तो दिया क्या है, समलंब का क्षेत्रफल ये है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई यानी h ये है 4 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई। तो समांतर भुजाओं में से जो एक भुजा है, तो आप जानते हैं एक भुजा ए है, एक भुजा बी है। एक भुजा को हम ए नाम दे देते हैं और ये है 10 सेंटीमीटर, और समांतर भुजाओं में से दूसरी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दूसरी भुजा को हम बी ले रहे हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो चूंकि समलंब का क्षेत्रफल होता है
हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या उनके बीच की दूरी, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। अब सारी चीज़ें हमारे पास हैं और एक चीज़ हमें ज्ञात करनी है, तो ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। क्षेत्रफल 34 है, हाफ अपनी जगह पे आ जाएगा। एक समांतर भुजा तो है 10 और दूसरी समांतर भुजा हमें ज्ञात करनी है और उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई दी है 4। तो अब इसको हल करते हैं, ये कटेगा 2 और अब हम 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 20 प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, 2 का 10 में गुणा किया 20 आया, b में गुणा किया 2b आया। अब 20 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसको यहीं पे हल करते हैं। तो 20 जब बाईं ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 34 माइनस 20, ये है 2b, यानी 34 में से 20 गया 14 इज इक्वल टू 2b और b आ जाएगा 14/2 यानी 7, और सब चीज़ें सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा और यह आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। तो ये जो बाड़ है, बाउंड्री, इसकी लंबाई 120 मीटर है। BC है 48, तो ये है 48 मीटर। CD है 17, ये 17 मीटर है। AD यानी ये है 40 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और जो AB है समांतर भुजाओं AD एंड BC पर लंब है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये समांतर भुजाएं हैं, दिख भी रहा है लेकिन उन्होंने कहा भी है, चलो अच्छी बात है, और AB इन पर लंब है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो AB है, देखो समांतर भुजाएं तो आपको मिल गई, जो फॉर्मूले में हम A और B लिखते हैं वो तो हमारे पास हैं समांतर भुजाएं, और इनकी बीच की दूरी जो होती है, बीच की दूरी हम लिखते हैं ना ऊंचाई, तो वो यहाँ पर ये है, ये AB इसकी ऊंचाई ही है, बीच की दूरी ही है। ओके, तो बस आराम से इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या क्या होता है, फॉर्मूले में चाहिए समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा एक ये है एक ये है, इसका योग आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद चाहिए होता है इनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई यानी h, और ये आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं इस जानकारी से। तो सबसे पहले हम AB ज्ञात करेंगे। तो चूंकि खेत ABCD की परिमाप 120 मीटर है, परिमाप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चारों साइड आएंगी उसकी। तो AB से शुरू कर सकते हैं हम, AB है यानी ये साइड, फिर ये साइड है BC, फिर ये साइड है CD और ये वाली ऊपर वाली साइड है AD। चारों साइड होगी ना, ये है 120 मीटर। अब यहाँ पे ये तो हमें ज्ञात करना है AB, BC CD AD ये यहाँ पर हमारे पास हैं, सब दिया है। BC है 48, CD है 17 और AD है 40, 120। ठीक है, फिलहाल यहाँ से मीटर हम हटा देते हैं। तो AB प्लस, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1 4 और 1 5 4 9 और 1 10, 105। और इस तरह से AB आ जाएगा 120 माइनस 105 यानी 15 मीटर। तो AB आ चुका है, यानी इनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आ चुकी है। तो अब हम सीधा लिखेंगे इसीलिए खेत का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आप यहाँ पर फॉर्मूला आप चाहो तो पहले लिख दो फॉर्मूला कि हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी।
समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें? तो जैसे मैंने बताया, एक BC है और एक AD है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC प्लस AD, ये समांतर भुजाएं हैं और उनके बीच की दूरी ये है, ऊंचाई यहाँ पर है AB। और बस अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो चलो यहीं पे कर लेते हैं। हाफ इंटू BC कितना है? ये है 48 प्लस AD है 40 और उनके बीच की दूरी हमने ज्ञात की 15। तो ये हो जाएगा 48 88 गुणा 15, 2 से ये कटा 44 और ये हुआ 15 चौको 60, 660 मीटर वर्ग। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चतुर्भुज बना है। इसमें ये चतुर्भुज का विकर्ण है और 2 शीट से इस विकर्ण पर लंब है, यानी इस शीट से ये लंब है जिसकी लंबाई 8 मीटर है और इस वाले शीट से ये लंब है जिसकी लंबाई 13 मीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो ये चतुर्भुज ABCD का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 त्रिभुजों से मिलकर, यानी इस चतुर्भुज को हम 2 त्रिभुजों में बांट सकते हैं, एक ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इसका और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अलग अलग इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान है। अगर आप इस त्रिभुज को देखें तो यहाँ पर आधार है और ऊंचाई है। इस त्रिभुज को देखें, आधार है, ऊंचाई है, क्षेत्रफल आराम से ज्ञात हो जाएगा। देखो कैसे, हमारे पास कोई त्रिभुज अगर है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, अगर हमारे पास ये ऊंचाई है और ये आधार है तो ये A B C और ये D लिख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार जो कि BC है गुणा ऊंचाई जो कि AD है। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकलता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा आधार, तो इसमें आधार AC है गुणा ऊंचाई, इसको हम नाम देते हैं EF, क्योंकि ABCD हमने पहले यूज़ कर दिए हैं, EF ये दे दिया है, इंटू BE। हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, मैं ABC की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। AC है 24 और ऊंचाई है 8, तो ये कटा 12, 12 8 96, तो 96 मीटर वर्ग। ये आ चुका है इसका क्षेत्रफल। और अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो अगेन फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू आधार गुणा इस बार ऊंचाई ये B ये DF, ठीक है ना। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। आधार AC है क्या 24 और ऊंचाई इस बार है 13, ये कटेगा 12 बार कटा और ये हुआ 156 मीटर वर्ग, ठीक है। इनका गुणा कर देना, 156 आएगा। तो इसका क्षेत्रफल हमें मिल चुका है, इसका भी क्षेत्रफल मिल चुका है। तो पूरे के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, तो इसीलिए ABCD का क्षेत्रफल, खेत ABCD का क्षेत्रफल, तो इसमें 96 ये है, 156 ये है, इनको प्लस करेंगे हम तो ये आएगा 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 5 14 1 15 का 5 1 2, 252 मीटर वर्ग। ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण ये और ये है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो इसकी अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, ये समचतुर्भुज होता है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसके लिए हमारे पास विकर्ण होने चाहिए, ध्यान रखना। तो एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो यहाँ पे एक विकर्ण, मान लो कि विकर्ण एक, इसका नाम D1 है, दूसरे विकर्ण का नाम D2 है। ये D1 पूरा है, ठीक है, ए से लेके ये ABCD, तो पूरा AC ये पहला विकर्ण है और ये BD दूसरा विकर्ण है। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो इस तरह से आराम से आंसर आ जाता है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो हम लिखेंगे, माना विकर्ण D1 और D2 हैं। प्रश्न में क्या दिया है कि इनके विकर्ण ये और ये हैं, दिया है। अच्छा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 है 7.5, D2 है 12। 2 से ये कटेगा, 2 छके 12, और ये आ जाएगा 6 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है ना, कर लेना। 5 छके 30, 6 से 42, 3 45, 45 और सेंटीमीटर वर्ग। क्षेत्रफल जो भी होता है वर्ग में आता है, ठीक है, चाहे मीटर वर्ग हो, सेंटीमीटर वर्ग हो, वर्ग में होगा। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो, एक समचतुर्भुज है ABCD। क्वेश्चन में ये लिखा है कि इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, ये समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं 6 होंगी, ठीक है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर होंगी। खैर फिलहाल यहाँ पे इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब होता है जब यहाँ से हम इस पे लंब डालें, ये हो गया शीर्ष लंब, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो ये पहला भाग है, पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का, अब आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया था। उसमें बताया था कि हाफ गुणा और विकर्ण D1 और D2 उनका गुणा कर दो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, और बेसिकली किसी भी समांतर चतुर्भुज का ही ये फॉर्मूला होता है। तो फिलहाल आप समचतुर्भुज के लिए समझो कि आधार और ऊंचाई को अगर सीधे गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास आधार है और ऊंचाई है, गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू सिंपली आधार गुणा ऊंचाई, बस। तो आधार हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो इनको गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 6 छके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ चुका है। अच्छा, अब एक विकर्ण की लंबाई, इसको हम D1 नाम दे देते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी है, इसको हम नाम दे देते हैं D2। अब ये कैसे ज्ञात होगी? तो बड़ा आसान है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं ना, क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। D1 हमारे पास है, बस D2 निकालना है तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास देखो क्षेत्रफल है, ऑलरेडी है, तो ये तो हमने लिख दिया 24। D1 8 है और D2 हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो ये कटा 4 बार, ठीक है। और अब देखो ये 4 आएगा नीचे इसके,
तो यहाँ पे मैं इसके आगे कर देता हूँ, तो D2 हो जाएगा 24/4 और भाग देंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा विकर्ण आ चुका है। तो ये समझो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में पहले से था कि ये 8 सेंटीमीटर है और हमने ये ज्ञात किया है। ठीक है, तो ये D2 हमने ज्ञात किया है, D1 पहले से क्वेश्चन में गिवन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। इनमें से प्रत्येक के विकर्ण ये हैं दिए हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो, एक फर्श पे टाइलें लगी हैं, टाइल का आकार समचतुर्भुज के आकार का है, तो और इसकी लंबाई, इसके विकर्णों की लंबाई दी है कि ये 45 है और ये 30 सेंटीमीटर है। 3000 टाइलों का खर्चा पूछा है पॉलिश करने का। तो देखो, पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, उसके बाद उसमें 3000 का गुणा कर देंगे और उसके बाद फिर 4 रुपये, फिर उसमें ये देखेंगे कि कितना वर्ग मीटर है। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, लेकिन जो रेट लगेगा वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगेगा, तो हमें इसको वर्ग मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा, इसका ध्यान रखना। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो शुरू से ही इसको मीटर में लेके चलो, कोई टेंशन आगे नहीं रहेगी, या बाद में मीटर में कन्वर्ट कर देना, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैं एक काम करता हूँ, शुरू से ही इसको मीटर में लेके चलता हूँ। तो टाइल के विकर्णों की लंबाई, तो एक तो D1 45 सेंटीमीटर, लेकिन हमने बदलना है मीटर में, तो 100 से भाग देंगे और ये मीटर बन गया है और ये हो गया 0.45 मीटर। और दूसरा विकर्ण है 30 सेंटीमीटर, 30 से 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.30, लगाने लगा तो, नहीं तो रहने तो, कोई बात नहीं, मीटर। इतना समझ आ गया। एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 है 0.45 और D2 है 0.3। बस अब यहाँ पर हम इसको गुणा करके 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमने गुणा किया तो 15 का 5, 12, 13, 135, ये आया बटे 2, 0.0675 इतना। और ध्यान रखना ये मीटर वर्ग है, क्योंकि हमने मीटर में चेंज कर दी थी। तो अभी तक एक एक स्टेप आपको समझ आया। हमारे पास टाइल के विकर्णों की लंबाई है और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, और वो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। D1 D2 विकर्ण है, सिंपल है अभी तक। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, तो इसीलिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, तो हम इसमें 3000 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या होगा, 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 3 × 5 = 15 का 5, 1 3 7 21 22 2, 3 6 18 2 20 और 3 0 हम ये पीछे लगा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो बेसिकली ये आ चुका है और ये मीटर वर्ग है, ये ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल मीटर वर्ग में आया। अब रेट है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो पॉलिश का खर्च, तो दर क्या है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। यानी 1 वर्ग मीटर 4 रुपये लगते हैं 1 वर्ग मीटर पर। तो कुल व्यय क्या होगा, कुल खर्चा, तो हम क्या करेंगे, जितना वर्ग मीटर सारा है उसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 × 5 = 20, 0, 4 दूनी 8, 2 10,
4 दूने 8, ये आ गया है 810 रुपये। तो बेसिकली 810 रुपये कुल खर्चा आएगा, ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सलूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारे सामने आप देख सकते हैं। इसमें ये सड़क है, ये नदी है और बीच में एक खेत है। इसमें समांतर भुज, ये समलंब के आकार का खेत है और इसमें आप जानते हैं समलंब में दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर इस समलंब की अगर हम बात करें ABCD, तो इसमें एक ये भुजा और ये भुजा यहाँ पर समांतर हैं। अब सड़क, जो नदी के साथ वाली भुजा है, ये सड़क के साथ वाली भुजा की दुगनी लंबाई की है। तो जो लंबाई इसकी है उसकी दुगनी ये है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम x, ये ध्यान रखना, और ये हो जाएगा 2x, क्योंकि ये दुगनी है तो ये 2x हो जाएगा। और उसके बाद फिर आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि माना खेत ABCD है और इसकी समांतर भुजाएं AB और DC हैं। तो AB और CD समांतर भुजाएं यहाँ पर हमने लिख दी हैं। और अब जैसे कि मैंने कहा हम इसको x मानेंगे, तो माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x है, तो इसीलिए नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या होगी, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई होगी 2x। तो यहाँ पर बल्कि इसको बराबर x ले लेते हैं और ये 2x होगी। अभी तक सब ठीक है। अब क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि समलंब की आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ गुणा यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है और सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बस पुट करना है हमें। तो खेत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है, तो ये लिख देते हैं 10,500 मीटर वर्ग, हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं एक तो x है और दूसरी 2x है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये 100 मीटर है। ठीक है, ये 100 मीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब बस हमने इसे हल करना है। तो एक काम करते हैं, ये 2 से ये कटेगा, ये आया 50, 50 यहाँ नीचे भाग में जाएगा। या आप एक काम करो, पहले इसको प्लस कर दो, तो 2x और ये होगा 3x गुणा 50। तो यहाँ पे एक काम करो, 3 और 50 दोनों यहाँ भाग में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x है 10,500 बटे 3 भी नीचे आएगा और 50 भी नीचे आएगा। 0 से 0 कटा, तो यहाँ पर 5 से भाग दे देते हैं, 5 दूने 10, 5 का 5, 0 और 3 से देंगे तो ये हुआ 70 मीटर। तो ये x आया है, ध्यान रखना आंसर नहीं आया है। क्यों आंसर नहीं आया है, क्योंकि x तो सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई है। हमें क्या बताना है, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई जो कि 2x है। तो इसीलिए नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, तो क्या होगा, ये 2x होगा, 2 इंटू 70 यानी 140 मीटर। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। यहाँ पर ये आकृति आप देख सकते हैं, एक अष्टभुज है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखो इसकी भुजाएं बराबर हैं और सब 5 मीटर लंबी हैं। तो ये ज्ञात करने के लिए हम एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे और अब ये जो पूरी आकृति है, देखो ये तो पहले से ड्रॉ हो रखी है। तो जो पूरा अष्टभुज है ये 3 हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा ये है, दूसरा और तीसरा ये है समलंब, ये है आयत
और ये आकृति भी है समलंब। तो इसमें पहले और तीसरे में समलंब का फॉर्मूला लगेगा, बीच में आयत का फॉर्मूला लगेगा, आराम से आंसर आ जाएगा। सारी चीज़ें हमारे पास हैं, कोई मुश्किल नहीं यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल, यानी भाग 1 का क्षेत्रफल, तो ये यहां पर है समलंब। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये हाफ गुणा समांतर भुजाएं, देखो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो समांतर भुजाओं का योग। तो ये यहाँ पर 5 है, ध्यान रखना, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। तो इसमें ये समांतर भुजाओं का योग क्या होगा? 5 + 11 गुणा उनके बीच की दूरी। फॉर्मूला पता है ना, आप चाहो तो फॉर्मूला लिख देना, बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए अभी तक, कि समलंब का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो ये तो कटेगा 2 बार, ये आ जाएगा 16 गुणा 2, ये आया 32 मीटर वर्ग। समझ गए आप? अब दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। यह है आयत, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर। तो ये हम सीधा लिख देंगे 11 × 5 = 55 मीटर स्क्वायर। ओके, भाग 3 का क्षेत्रफल, यानी जो तीसरा वाला हिस्सा है, तो अब देखो तीसरा वाला और पहला वाला हिस्सा बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वो भी सेम हो जाएगा। ये भी समलंब है, भाग 1 के जैसा। और ये सीधा हम लिख देंगे कि ये है 32 मीटर वर्ग। तो इसीलिए अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम तीनों को प्लस कर देंगे, एक ये और ये, 32 मीटर वर्ग प्लस 55 मीटर वर्ग प्लस 32 मीटर वर्ग। तो ये प्लस करेंगे हम, 32 64 64 9 11 119 मीटर वर्ग, ठीक है। 5 2 7 2 9, 5 3 8 3 11, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ चुका है 119 मीटर वर्ग। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है। तो ये बगीचा आप देख सकते हैं, इसमें 5 भुजाएं हैं, इसलिए पंचभुज है ये। और इसकी जो डायमेंशन है, लंबाई कितनी कहाँ से है, ये सब इसमें दर्शाई है। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 2 बालिकाओं को ये टास्क दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्योति और कविता को। तो ज्योति ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको इस तरह से बांटा और फिर क्षेत्रफल ज्ञात किया, और कविता ने इस तरह से। तो दोनों का क्षेत्रफल, दोनों ने क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो बता सकते हैं कि क्षेत्रफल उसका कितना है। दोनों अलग अलग विधि, वैसे दोनों एक जैसे, दोनों ने सही निकाला, ये दोनों और उसका सही आंसर निकाला है। तो इनका क्षेत्रफल दोनों ज्योति ने इस तरह से इसको बनाया, यानी पंचभुज बगीचा जो है उसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, और इसका फिर क्षेत्रफल अलग ज्ञात किया, इसका अलग ज्ञात किया, उनको प्लस कर दिया आपस में। कविता ने क्या किया कि यहां पर ये लाइन ड्रॉ की, इसका अलग निकाला और इसका अलग निकाला, उनको प्लस कर दिया। आंसर दोनों का सही आया है। हमें
ये दोनों निकालने हैं कि ज्योति ने किस तरह से निकाला और फिर कविता ने। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले ज्योति का आरेख देखो, ज्योति ने जिस तरह से निकाला है। तो ज्योति के आरेख द्वारा क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बगीचा है ये दो समलंब चतुर्भुज में बटा है, एक ये है और एक ये है, ये समलंब चतुर्भुज हैं। तो अगर हम एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे उसमें दो का गुणा कर देंगे। अब आप जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हमें समांतर भुजाएं चाहिए होती हैं। तो देखो इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये, दोनों समांतर है। इनकी लंबाई क्या है? तो ये है 15 मीटर और ये है 30 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद इनके बीच की दूरी चाहिए होती है। तो पूरी जो दूरी है ये है 15, देख सकते हैं ना आप। तो अगर मैं केवल और केवल इसकी बात करूं, इतना आप देख रहे हैं ना यहां से यहां तक, क्योंकि जो ये समलंब चतुर्भुज है इसके इसी की बात कर रहे हैं, जो आधा हिस्सा है। तो इसमें जो ये दूरी है ये 15 की आधी हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 15/2, 15 की आधी यानी 15/2। और बस आप जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें समांतर भुजाएं चाहिए होती है और उनके बीच की दूरी चाहिए होती है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, पूरा हमें मिल जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरह से हम लिखेंगे कि ज्योति ने बगीचे को दो समलंब चतुर्भुज में विभाजित किया है जिसकी समांतर भुजाएं 15 मीटर और 30 मीटर हैं और उनकी बीच की दूरी 15/2 मीटर है। इसीलिए बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पर इसको हम हल करते हैं तो 2 गुणा एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये समांतर भुजाओं का योगफल गुणा उनके बीच की दूरी। इस तरह से ये 2 से 2 कटा और ये आ जाएगा 45 गुणा 15/2। तो 45 गुणा 15 ये हुआ 15×5 = 75 का 5, 7 15 चौको 60, 67/2। 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14.5 मीटर वर्ग, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम कविता का आरेख यूज करेंगे ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो कविता के आरेख द्वारा क्षेत्रफल, तो कविता ने, तो अगर आप यहां पर देखें, कविता ने इस बगीचे को एक त्रिभुज में और एक, अब यहां पर यह आकृति वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये 15 है, ये 15 है, ये चारों भुजाएं बराबर हैं और ये यहां से यहां तक पूरी 30 है। इस तरह से ये है। तो ये एक त्रिभुज है और ये एक वर्ग है, तो एक त्रिभुज और एक वर्ग में इसको विभाजित किया है। ठीक है, तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि कविता ने बगीचे को एक त्रिभुज और एक वर्ग में विभाजित किया है। अब सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर ज्ञात करेंगे। तो एक काम करते हैं, सुविधा के लिए यहीं पे आकृति बना देते हैं। तो ये आकृति इस प्रकार से है। अब आप यहां पे देखें कि ये 15 है, 15, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आराम से आ जाएगा। त्रिभुज के लिए क्या करें? तो उन्होंने साथ में ये दिया है कि यहां से लेके और यहां तक ये पूरी हाइट है 30 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 15 हो गया। अब यहां से यहां तक ये ऊंचाई कितनी होगी? तो ये ऊंचाई भी होगी 15 मीटर। कैसे? क्योंकि पूरा 30 था, 15 ये हटा दो तो 15 बचा ना। और ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार और ऊंचाई चाहिए होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पे होता क्या है फॉर्मूला? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 15 और ऊंचाई भी है 15, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 15 225/2 और 2 से भाग देंगे 1, 1, 2.5 मीटर वर्ग।
और अब वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। कोई भी एक भुजा लो, उसका वर्ग कर दो। तो ये है 15 का वर्ग, 15 का वर्ग यानी 225 मीटर वर्ग। इसीलिए बगीचे का कुल क्षेत्रफल, तो बगीचे का कुल क्षेत्रफल होगा, इसमें दोनों को प्लस कर देंगे तो 112.5 प्लस 225, तो ये हो जाएगा 337.5 मीटर वर्ग। ठीक है, और पहले क्या आया था? 337.5 मीटर वर्ग। तो दोनों विधि से आंसर सेम आया है। ओके, बस एरिया फाइंड करने का यानी क्षेत्रफल फाइंड करने का जो तरीका दोनों का था, वो दोनों ने डिफरेंट तरीका यूज़ किया। आंसर सेम आया है और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी और अंतः विमाएँ क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर है। यानी देखो, बाहरी तो 24 गुणा 28 है और भीतर की जो विमा है वो हो 16 गुणा 20। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये आप फ्रेम देख रहे हैं ना, तो इस फ्रेम के हम 4 हिस्से बना देते हैं। एक पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा है और ये चौथा हिस्सा है। अब आप हर एक हिस्से को देखें, ये फ्रेम है, ठीक है, बीच में तो फोटो लगेगी, ये बाहर वाला फ्रेम है। अगर आप प्रत्येक हिस्से को देखें तो वो समलंब बना रहा है, और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं, जैसे अगर मैं पहले की बात करूं तो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इनको प्लस कर देंगे, बड़ा आसान है 16 प्लस 24 करना। गुणा ऊंचाई यानी उनके बीच की दूरी। यहां पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि ये क्या है, ये चौड़ाई क्या है इसकी। अब प्रश्न में कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि चौड़ाई इसकी इतनी है, लेकिन हम ये समझदारी से निकालेंगे। तो पहला काम यही है कि फ्रेम की चौड़ाई ज्ञात करो। देखो माय डियर, फ्रेम की चौड़ाई ज्ञात करना बड़ा आसान है। कैसे? अगर आप देखें तो फ्रेम की चौड़ाई यहां से, अगर आप देखें ध्यान से, अगर आपको दिख रहा होगा ये, तो यहां से h, इसकी चौड़ाई h ले लेते हैं, ऊंचाई हम जिसको कहते हैं ऊंचाई या चौड़ाई जो भी है, और यहां से भी h है। तो पहले यहां पे लिख देते हैं, माना फ्रेम की चौड़ाई h है। इसीलिए अब आप देखो, पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा 28 है, लेकिन अंदर से देखो तो ऊपर से नीचे तक देखो, एक तो h है, आप देख रहे हैं ना, एक तो h है, फिर यहां से यहां तक 20 हो गया, और ये फिर से h आ गया, और यही चीज यहां से यहां तक अगर आप पूरी देखें तो वो 28 है। तो ये 20 प्लस 2h बराबर 28, और 2h आ जाएगा 28, 20 उधर जाएगा तो 8 आ जाएगा, और h आ जाएगा 2 से भाग देंगे 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इसी बात को हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ये भी तो h है, क्योंकि कहा गया है कि हर तरफ से चौड़ाई समान है, ये भी h है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि h प्लस, यानी h प्लस 16 प्लस h, और ये पूरा कितना है? 24 है ना, यहां से यहां तक पूरा 24 है। तो अगर आप देखें तो h और h मिला के 2h हो गया, और 16 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी ऐसे भी करोगे तो भी 4 आएगा। तो आपको जो बेटर लगे, जो भी जिस तरह से भी करना हो, आंसर तो सेम ही आ रहा है यहाँ पे। तो चौड़ाई इसकी 4 है, ठीक है। और अब हम एक एक इसके हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम अब लिखेंगे कि भाग 1 या खंड 1 का क्षेत्रफल। देखो, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं कि समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो खंड 1 में देखो समांतर भुजाएं क्या हैं, ध्यान से देखो क्या हैं, 16 और 24। तो इनको जोड़ेंगे हम, और h यानी जो अभी हमने ज्ञात किया ये 4 है, 2 से ये कटा, 2 दूनी 4,
इसको प्लस करेंगे 40 आएगा, 40 गुणा 2 यानी 80 सेंटीमीटर वर्ग। ये समझ आया? ओके। अब यहीं पे हम ज्ञात करते हैं खंड 2 का क्षेत्रफल। खंड 2 इसकी बात हम कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल तो वही आएगा, फॉर्मूला तो वही है क्योंकि समलंब है, इसीलिए हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं का योग। अब इसमें अगर आप देखें तो समांतर भुजाएं ये हैं, ये और ये 20 है और ये 28 है, और उनके बीच की जो दूरी है वो h, वो ये क्या है 4, 2 दूनी 4, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 48 गुणा 2 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब खंड 3 अगर आप देखें वो खंड 1 के जैसा है, तो खंड 3 का क्षेत्रफल सीधा लिख देंगे हम 80 सेंटीमीटर वर्ग। आप चाहो तो कारण लिख दो क्योंकि यह खंड 1 के समान है। और इसी प्रकार से खंड 4 का क्षेत्रफल वही होगा जो खंड 2 का क्षेत्रफल है, और उसमें भी हम वही रीज़न लिखेंगे। तो पहले तो लिख देते हैं खंड 4 का क्षेत्रफल, और जो खंड 2 का क्षेत्रफल आया था 96 सेंटीमीटर वर्ग, वही इसका क्षेत्रफल है खंड 4 का। और इसका कारण भी लिख देते क्योंकि यह खंड 2 के समान है। और इस प्रकार से इसके चारों खंडों का क्षेत्रफल आ चुका है, पहले का ये और तीसरे का ये। पहला तीसरा एक जैसा था ना, और दूसरे खंड का और चौथे खंड का क्षेत्रफल ये है, ये दोनों एक जैसे थे। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि पूरे फ्रेम का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर पूछा होता तो हम चारों को प्लस कर देते, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया है, तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज और इसके एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।